Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So I will going to continue my class lecture 10 है ना। ये lecture 10 जो है वो recorded lecture होगा, तो live session नहीं गया है, तो due to some technical problem, so I will going to take your lecture 10 today, in which I will going to teach you SC ST, then OBC reservation, and इसके अलावा हम बात करेंगे right to protest। तो right to protest में क्या है क्या नहीं है, तो ये चार टॉपिक रहेंगे, तो ये चार टॉपिक में अपना लास्ट टॉपिक है वो मॉडर्न स्लेवरी का टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो हाउ इट आई विल गोइंग टू प्रोसीड। सो हर एक क्वेश्चन के बाद और हर एक टॉपिक के बाद आई हैव पुट दैट क्वेश्चन हियर, ओके। तो उन क्वेश्चंस में आपके लिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आपको उसमें जाकर एक अच्छे से जान के समझना पड़ेगा। तो पॉज दैट वीडियो फॉर अ सेकेंड और अ मिनट एंड वो क्वेश्चन को समझना कि मैंने क्या पूछा है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वहाँ पे, तो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर understanding the particular topic, है ना। So let's begin it, and before that I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators on Unacademy platform, and you can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. This is about me. My name is Tarkeshwar Jain. I am teaching you PSIR plus current affair. Okay, and UPSC में this is my qualifications and this is my achievement so far. Okay, and इसके अलावा I will go, this is my achievements, this is my qualifications and this is my Telegram channel from where you can download the PDF. Okay, अनअकैडमी में पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस भी मिलता है, तो यूपीएससी का जितना भी कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होता है दैट यू विल गोइंग टू फाइंड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी में अगर आपके लिए प्लस एंड आइकॉनिक प्लान खरीदना है तो एनीथिंग यू वांट टू परचेज यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड इज TJLIV। इन द सेम वे अगर आइकॉनिक प्लान परचेज करना है तो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIV, ठीक है। सो अनअकैडमी में 6 months बैच, 1 year बैच, 2 year बैच एंड NCERT बैचेस आर देयर। सो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 8th of February and you can go and buy and purchase this course and start the preparation for 2021 and 2022 as well in 2023। तो अगर जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएशन में और प्लस में हैं दे कैन गो थ्रू दिस। अनअकैडमी में अनअकैडमी कॉम्बैट भी होता है, तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे। जो स्कोरिंग रहेगा वो ऑल इंडिया रैंकिंग पे मिलेगा एंड अमेजिंग प्राइसेस यू कैन विन हियर, ओके। अनअकैडमी में प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं। तो जो 12 मंथ का प्रोग्राम है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड दिस, एंड जो 1 year का प्रोग्राम है और मतलब 12 मंथ का प्रोग्राम है और GSM ऑप्शनल कंबाइन, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड TJLIV हियर, ओके। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक टुडे। तो पहला टॉपिक है हमारा कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST। तो देखो रिजर्वेशन हम देते हैं, ठीक है, और रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि हर 10 साल में इट विल गोइंग टू रिन्यू, है ना। ये हमारे यहाँ पे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर 10 साल में हम रिव्यू करेंगे। तो अभी जो है वो रिजर्वेशन SC एंड ST के लिए 2030 तक वो रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी जो रिजर्वेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, तो जैसे कि 16 तो 16(4) है अपना, है ना। तो इसके अलावा अपना 16(4)A भी है। इस तरीके से रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग। इन द सेम वे वी आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, है ना। तो जैसे कि SC और ST, तो इनको विद इन रिजर्वेशन मतलब कि क्या हुआ अभी कि अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि रिजर्वेशन सिर्फ सभी को मतलब एक समान कैटेगरी होगा SC। अब SC कैटेगरी में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी कैटेगरी इंक्लूड होती हैं वो सबको SC माना जाएगा और बराबर से उनको देखा जाएगा। मगर अभी क्या निकल के आया है, अभी रूलिंग क्या दिया गया है कि आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, और जो तकबा मतलब वो जो सोसाइटी का तकबा है जो कि अपलिफ्ट हो चुका है और उनका थोड़ा सा प्रोग्रेस हो चुका है, तो देन दे कैन नॉट गेट द रिजर्वेशन और दे कैन गेट द रिजर्वेशन इन ए मिनिमम फॉर्म, है ना। तो जो अभी अंडर प्रिविलेजेस हैं, जिनको अभी भी डेवलप करने की जरूरत है, चाहे वो SC के हैं, ST कम्युनिटी के हैं, तो दे हैव टू डेवलप। तो इस तरीके से सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के लिए कहा है यहाँ पे, इस बार देखो, इस बार क्या है, स्टेट्स को कहा कि आप सब ग्रुप्स डिवाइड कर सकते हैं SC एंड ST के लिए फॉर द सेक ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो स्टेट्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है और स्टेट को कहा गया कि आप सब क्लासीफाई कर सकते हैं SC एंड ST सेंट्रल लिस्ट में। अर्लियर ये जो पावर था वो केवल प्रेसिडेंट के पास था, सेंट्रल लिस्ट का पावर, मतलब कि अर्लियर प्रेसिडेंट हैज ओनली पावर टू नोटिफाई किनको इंक्लूड करना है और किनको एक्सक्लूड करना है ऑफ ए कास्ट एज SC एंड ST, और उसके अलावा उस लिस्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता था, मतलब उस लिस्ट को क्या है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। ये रूलिंग कब दिया था, EV चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 की ये रूलिंग थी, ओके। अभी क्या है, अभी नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड स्टेट
कि वो सब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नाउ अगर क्वेश्चन कम्स कि ओनली सेंटर हैज द पावर टू चेंज द दैट लिस्ट और क्लासीफाई द लिस्ट, नहीं, अभी सेंटर के पास पावर नहीं है। अभी स्टेट ऑल्सो कैन इंटरफेयर, और स्टेट भी सब क्लासेस सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मगर सब क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक्सक्लूजन इंक्लूजन का अभी भी उनको अधिकार नहीं है। ओके, नाउ सेंट्रल लिस्ट जो है एससी एंड एसटी की, वो कौन नोटिफाई करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एससी एंड एसटी इसका डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यस, दे हैव बीन डिफाइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 341 एंड 342। और अभी जो रिसेंट जजमेंट है कोर्ट का, वो क्या बोला गया है कि सब क्लासिफिकेशन विद इन द सेंट्रल लिस्ट वो अमाउंट नहीं होगा टिंकरिंग विद इट, मतलब छेड़छाड़ करने का वो मामला नहीं दर्ज होगा उसमें। एंड स्टेट्स ओनली गिव प्रेफरेंसेस टू वीकेस्ट, मतलब स्टेट्स के पास क्या है? पावर अभी भी लिमिटेड है स्टेट के पास, मगर पावर क्या है कि वो वीकेस्ट सेक्शन को स्टैटिकल डेटा के बेसिस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। एंड कोर्ट फिर से कहा गया कि रिजर्वेशन जो है वीकर सेक्शन का, वो कंटेम्पलेट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के लिए इन परपिचुटी। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल का गोल है कि हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो वो अचीव हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको सच्चाई में ना बदलें, है ना। आपको पता होगा कि एक ऐसी कम्युनिटी है मीणा कम्युनिटी, है ना, तो वो मीणा कम्युनिटी दे आर नाउ आउट ऑफ दैट वी कैन से सर्टेन काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट, ऑल्दो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच दे आर फेसिंग, मगर अभी भी जो है वो थोड़ा सा एज उनको मिल चुका है ना। तो अभी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब क्लासीफाई करना है। ओके, नाउ पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए और क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिएगा, ठीक है। तो 4 टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो देयर आर 4 क्वेश्चंस अराउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली प्रेसिडेंट हैज पावर टू नोटिफाई इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ए कास्ट एज एससी एंड स्टेट्स कैन, यहां पे वर्ड यूज किया है, प्लीज रिमेंबर दिस, स्टेट कैन टिंकर विद द लिस्ट। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये मैंने पर्पसफुली डाला। तो अगर ओनली आता है और साथ में स्टेट कैन टिंकर आता है, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, ये थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी एंड एसटी इज नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 एंड 342, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यू हैव टू गिव द आंसर इन दैट पर्टिकुलर बेसिस। नाउ अब सेकंड अपना आज का टॉपिक है। तो देखो उससे पहले अभी ये है ना, पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, है ना। सेकंड क्वेश्चन है अपना आज का, सेकंड टॉपिक है वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। तो जिस तरीके से हमने अभी एससी एसटी के कैटेगराइजेशन की बात की है ना, सब क्लासिफिकेशन की, उसी तरीके से ओबीसी का जो सब क्लासिफिकेशन है दैट वी हैव टू सी। अच्छा, अब इसमें क्या है, इंदिरा सवानी केस आया था, ठीक है, आप सभी को पता होगा, मैं बार बार नाम लेता हूं, इंदिरा सवानी केस। उसके बाद एक मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन इंदिरा सवानी केस ने क्या 50% का लिमिट लगाया था एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए। ओके, इसके बाद मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने उसमें रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी कैटेगरी को जाएगा, और 7.5% रिजर्वेशन करीब करीब एसटी को जाएगा, और 14% करीब करीब किन के लिए जाएगा? एसटी के लिए, एससी के लिए जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था। अभी इसी में मैंने आपको एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बताया था। तो व्हाट इज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी? तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को 3% तक का रिजर्वेशन आउट ऑफ दिस 50%, मतलब 50% के अलावा ये 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ठीक है। अब ये जो रिजर्वेशन है, ये क्या रिजर्वेशन कहलाता है? तो दिस रिजर्वेशन इज नोन एज वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। इन रिजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, नाउ अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है टर्म एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन टू एग्जामाइन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो जो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ द कमीशन। तो अभी एक और चीज याद रखना है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये जब आया था, तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसने दे दिया था। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102, ठीक है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अभी सेंट्रल ने क्या किया है? अप्रूव किया है कि जो कमीशन है उसको एक्सटेंशन टू एग्जामाइन, मतलब वो एग्जामाइन करने का थोड़ा सा अभी टाइम लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया गया। नाउ हु आर ओबीसीज? अभी ओबीसीज कौन है? तो देखो, गवर्नमेंट ने कलेक्टिव टर्म बनाया था कि अदर बैकवर्ड क्लास करके, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? क्लासिफाई किया क्लासेस के लिए, जो कि एजुकेशनली और सोशली क्या है? डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। एंड ओबीसीज क्या है? वो वास्टली हेट्रोजीनियस ग्रुप्स है। ओबीसीज कौन होते हैं? वास्टली मतलब बहुत सारे हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। एंड ये वेरियस जाति सब कास्ट होते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली सोसाइटल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाता है। देखो इधर पे हमने क्या किया है? इकोनॉमिक स्टेटस भी वर्ड यूज किया है और सोसाइटल स्टेटस भी वर्ड यूज किया है। जैसे कि
ओबीसीज को हमने लैंड ओइंग कम्युनिटीज के तौर पे माना नॉर्थ में, एंड साउथ इंडिया में अलोंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज जो कि सबसिस्टेंस लेबर के तौर पर रहते हैं। ठीक है, नाउ अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है 4 मेंबर की कमीशन। हेड कौन कर रहा है यहाँ पे, रिमेंबर दिस थिंग, जी रोहनी करके इन्होंने हेड किया है कमीशन को अंडर आर्टिकल 340। तो देखो कमीशन क्या हो गया, अंडर आर्टिकल 340 आ गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिल गया, और कमीशन को हेड कौन कर रहा है, जी रोहनी करके उनको हेड कर रहे हैं। और एम क्या है, एम है इंप्रूव करना इक्वालिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज। तो ओबीसीज के जो अमंग है ना, उसमें शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को हमें दिखाना है। अब इसमें आता है आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, कंडीशंस को, सर्टेन कंडीशंस को बताता है कि किस तरीके से अमॉइंटमेंट होगा कमीशन का और कौन कौन उसमें इन्वेस्टिगेट कर पाएगा द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ओके, नाउ मैंडेट क्या है कमीशन का, वो कैसे होगा, तो देखो 27% रिजर्वेशन देना है एजुकेशन में, जॉब्स में। एग्जामाइन करेंगे कि कितना इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब ओबीसीज विद इन ओबीसीज में कौन सी कास्ट से जो अपलिफ्ट हो चुकी है, कौन सी कास्ट से जो अभी अपलिफ्ट होना बाकी है। तो ये कमीशन क्या है, पूरे तरीके से एग्जामाइन करेगा अमंग द कास्टेज और कम्युनिटीज विद रेफरेंस टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। ठीक है, नाउ अभी इसमें क्या मैकेनिज्म है, क्राइटेरिया है, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स दे विल गोइंग टू काइंड इन ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। देखो आई डोंट नो कि वेदर इट विल गोइंग टू गेट सक्सेस और नॉट, बिकॉज ऑलरेडी पाटीदार पटेल आंदोलन आर गोइंग ऑन, है ना। तो अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं गुर्जर आंदोलन, पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दे आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन इन ओबीसी। तो अगर वो एक तरफ डिमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे, सब कैटेगराइजेशन में अगर हम डिफाइन करने चले जाएंगे तो शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और एनसीबीसी के हिसाब से जो है ना हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, वो क्या कहता है कि 11 स्टेट्स ऐसे हैं अभी भी जिसमें महाराष्ट्र, एमपी सब कुछ आता है, एमपी नहीं आता है, महाराष्ट्र आता है, ओके, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक और राजस्थान एंड तमिलनाडु, जो कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज को रिजर्वेशन कैटेगरीज में अभी भी दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ओन रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशंस में, मतलब उन्होंने विद इन रिजर्वेशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ अभी अभी अपन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो देखो अंडर आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी दैट एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द ओबीसी। अभी तक क्या होता था कि आर्टिकल 338 के अंदर हम जो ग्रीवियंस मतलब शिकायतें थी ओबीसी की वो देखते थे, और जो प्रेजेंट एनसीबीसी है, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट आया 1993 एज आर्टिकल 338 बी कैन ओनली रिकमेंड, मतलब वो केवल रिकमेंड कर सकता है, अभी की जो एनसीबीसी है वो केवल रिकमेंड कर सकता है कि कौन एक्सक्लूड होगा, कौन इंक्लूड होगा ऑफ द कास्ट फ्रॉम द ओबीसी लिस्ट, एंड द लेवल जो है इनकम का वो क्या होगा, क्रीमी लेयर का, वो कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अमंग दिस कास्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो ओबीसीज है उनका 8 लाख से ऊपर का अगर जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर इनकम है उनके कहाँ पे, तो वो ओबीसी के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, वो क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। ठीक है, तो क्रीमी लेयर 8 लाख पर डिसाइड होती है। अभी इसमें 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया जिसने प्रोवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी। अब वो क्या करने लगा, वो पावर दे दिया कमीशन को कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करेगा। अब फंक्शंस जो एससी के थे विल नाउ गेट ट्रांसफर टू द न्यू पैनल। तो जो नेशनल कमीशन फॉर एससी था अभी वो कहां हो गया, ट्रांसफर हो गया पावर एनसीबीसी के हाथ में। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखने के लिए मिला। और जो अमेंडमेंट था उसने क्या किया, चेंजेस किए आर्टिकल 342 एंड आर्टिकल 366। और 342 ए क्या कहता है, ये सेंट्रल लिस्ट है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंड आर्टिकल 366 क्या कहता है, ये डेफिनेशंस डिफाइन करता है। 366 में जितनी भी आपको डेफिनेशंस दिखती हैं वही डेफिनेशंस के अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बजट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, दिस इज डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वो आप जब आर्टिकल 366 पढ़ेंगे तो आपको वहां पे सारी क्लैरिटी मिल जाएगा। अंडर द बिल और अंडर द एक्ट जो एनसीबीसी है वो क्या है, 5 मेंबर्स होंगे। कौन अपॉइंट करेगा इनको, प्रेसिडेंट विल गोइंग टू अपॉइंट देम, और उनका जो टेन्योर है वो भी कौन फिक्स करेगा, वो भी प्रेसिडेंट विल गोइंग टू फिक्स देम। ठीक है, नाउ पॉज दिस वीडियो अभी इसको, और इसके बाद अभी आंसर अपन को देना है। तो एनसीबीसी दैट एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द ओबीसी, तो जो एनसी जो था नेशनल कमीशन फॉर एससी था वो एड्रेस करता था ग्रीवियंस ऑफ द ओबीसी। देखो अभी मैंने क्वेश्चन डाला है, नाउ अभी थोड़ा सा पॉज करने से पहले एक बात याद रखना, एनसीएससी का पावर किसके पास चला गया, एनसीबीसी के पास चला गया। ठीक है, अभी एनसीएससी के पास पावर नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछ रहा हूं और ये जो है एक्ट पास हो चुका है और अभी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है और पावर इसके पास आ गया है,
तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। और प्रेजेंट एनसीबीसी ओनली रिकमेंड एंड एक्सक्लूड ऑफ कास्ट ऑफ द ओबीसी लिस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम स्टेटस ऑफ द क्रीमी लेयर अमंग द कास्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका पावर जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूं आपको कि वो आंसर होगा डी। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक, एंड द थर्ड टॉपिक इज राइट टू प्रोटेस्ट। तो राइट टू प्रोटेस्ट मतलब अभी जो फार्म बिल चल रहा है, अभी आपने देखा ना फार्म बिल चल रहा है, तो फार्म बिल का प्रोटेस्ट है। तो फार्म बिल के प्रोटेस्ट में देयर आर सर्टेन अथॉरिटीज, है ना, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो सर्टेन अथॉरिटीज हैं जो वी कैन से एग्रीवेट कर रहे हैं मूवमेंट को, है ना, और सर्टेन काइंड ऑफ हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा वो क्या था, एक वॉयलेंट मूवमेंट हो गया था। जो पीसफुल मूवमेंट था वो टर्न हो गया था वॉयलेंट मूवमेंट में। तो राइट टू प्रोटेस्ट हैज मूव ऑन टू वॉयलेंट मूवमेंट। तो ये थोड़ा सा क्या है, अभी हमें राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 हमारे लिए क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। उसमें राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है, मगर पीसफुल प्रोटेस्ट आता है, ओके। तो अभी एक रिपोर्ट निकाली गई यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी की, जिसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और वो क्या करता है, राइट टू प्रोटेस्ट को बताता है एक एज ए फंडामेंटल राइट। तो यूएन की एक बॉडी है, दिस यू कैन अप्लाई इन मेंस ऑल्सो, है ना। तो यूएन की एक बॉडी है जिसमें 18 मेंबर्स हैं जो मॉनिटर करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और वो क्या मानते हैं कि प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है। अब व्हाट इज द की पॉइंट्स हियर, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के की पॉइंट्स क्या है कि ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के लिए जो गैदर कर पाएंगे और सेलिब्रेट कर पाएंगे ग्रेवियंसेस इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट स्पेसेस, आउटडोर, इंडोर एंड ऑनलाइन। मतलब दे हैव द पावर टू प्रोटेस्ट एनीवेयर, चाहे वो आउटडोर हो, ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो। एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन भी आएंगे उसमें, फॉरेन नेशनल भी आएंगे। देखो ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ वो यूनाइटेड नेशन एचआरसी की बता रहा हूँ, तो उसमें फॉरेन नेशनल का वर्ड इंक्लूड होगा। बट अगर हमारे संविधान की बात करेंगे तो 15, 16, 19, 29, 30 ये हमारे लिए केवल सिटीजन्स को हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पावर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिटीजन्स, ये नॉन सिटीजन्स को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ओके। और ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उसमें फॉरेन नेशनल्स आएंगे। तो डेफिनेशन क्वेश्चन में कैसी पूछी जा रही है वो थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा, ओके। देखो इसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी आएंगे, असाइलम सीकर्स भी आएंगे, रेफ्यूजीज भी आएंगे, कैन एक्सरसाइज राइट टू पीसफुल असेंबली। तो हमारे यहाँ पे ये सब नहीं है, ओके। अब इंडिया का स्टेटस देखेंगे तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली हमारा फंडामेंटल राइट है जो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आता है, और ये गारंटी क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी एक केस निकल के आया था, रामलीला इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सिटीजन, देखो वर्ड यूज किया है यहाँ पे सिटीजन्स, सिटीजन्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू असेंबल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट विच कैन नॉट बी टेक अवे बाय आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, ओके। मतलब अपनी मर्जी से आप इसको नहीं छीन सकते हैं, और सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया ये क्या है, पॉज करना है वीडियो को और फिर ये एनालाइज करना है और आंसर करना है। तो राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 19(1) एंड सिटीजन्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू असेंबल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट विच कैन बी टेकन अवे बाय आर्बिट्री और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन। कैन हो सकता है क्या, देखो मैंने आज पूरा वर्ड पे खेला है ना, तो कैन यहाँ पे वर्ड यूज हो सकता है क्या, ओके। ठीक है, अभी इसका आंसर देना है अपन को कमेंट सेक्शन में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। ऐसे करके आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, ठीक है। चलो नाउ अब 4th टॉपिक आता है टुडे, देन दिस इज द लास्ट टॉपिक, व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी। और स्लेवरी मतलब क्या होता है, गुलामी। तो गुलामी क्या होती है, आज के नए जमाने की गुलामी क्या कहलाती है। पुराने जमाने में गुलामी क्या होता था, तो बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर होते थे, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, एक मूवी आई थी जो ऑस्कर विनिंग मूवी थी, उसका नाम था 12 years of slaves, okay। तो what is this 12 years of slave, go and watch this movie, you will going to find what is real slavery is। आपने यूएसए में जितने भी प्रोटेस्ट देखे होंगे वो वायलेंट मूवमेंट होंगे या कोई भी ब्लैक राइट्स मूवमेंट है, वो सारे मूवमेंट जिसमें अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन वाज द वन जिन्होंने पूरा ये स्लेवरी को पूरे तरीके से यूएस में और अमेरिका में एंड किया था। क्योंकि अमेरिका 2 पार्ट में डिवाइड था उस टाइम पे, एक था साउथ अमेरिका और एक था नॉर्थ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका जो था ना,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्टिनेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए में साउथ अमेरिका एंड यूएसए के अंदर ही नॉर्थ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका था यूएसए में, वो अमेरिका में मॉडर्न स्लेवरी, मतलब उस टाइम पे स्लेवरी एग्जिस्ट करता था यहाँ पे, और यहाँ जो नॉर्थ अमेरिका था उधर पे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। एंड बाइंडिंग फोर्स कौन बना, तो अब्राहम लिंकन वाज द वन हु बिकेम ए बाइंडिंग फोर्स, है ना, जो इन्होंने पूरा इंक्लूजन किया, एंड ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, तो मॉडर्न स्लेवरी क्या है, अब वो स्लेवरी क्या है, स्लोली टाइमली एंड अगेन इट हैज वाइप्ड आउट, और अभी काफी सारा आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो है यूएसए में जो भी इश्यूज होते हैं वो रेसिज्म को लेकर होते हैं। इंडिया में अभी भी स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, बट हमारा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 उन स्लेवरीज को मना करता है ना। हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर बना है, हमारे यहाँ पे पूरा एक स्लेवरी को इन एनी फॉर्म वी आर डिस्क्रिमिनेट और वी आर निग्लेक्टिंग और वी हैव ए पनिशेबल ऑफेंस, है ना, तो हम स्लेवरी को नहीं मानते। अभी क्या है, एक रिपोर्ट था, रिपोर्ट क्या था, वॉक फ्री, एक ग्लोबल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन की, और ये एक और इसमें इंक्लूजन था, वो था इंटरनेशनल एनजीओ था CHRI। इन्होंने कुछ एक सर्टेन हाइलाइट्स दिए। हाइलाइट्स क्या थे कि नीड फॉर रिन्यूड अर्जेंसी टू इरेडिकेट मॉडर्न स्लेवरी एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 8.7 बाय 2030। देखो, जब आपको मेंस का आंसर लिखना हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि मेंस के आंसर में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी हैं, 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको आप रट लो। रटो इन द सेंस, जैसे अभी 8.7 है टारगेट, है ना, तो 8.7 टारगेट है, वो क्या है, मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करना, इरेडिकेट करना है और अचीव करना है हमारे लिए, ये रिन्यूड अर्जेंसी है। ओके, तो ये अगर आप अपने मेंस में डाल दोगे तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू पुश समथिंग। ओके, नाउ व्हाट आर द की फाइंडिंग्स हियर। इन्होंने क्या बोला कि 71% जितने भी विक्टिम्स है मॉडर्न स्लेवरी के, वो या तो वुमेन है या फिर गर्ल्स हैं। इसमें उन्होंने चिल्ड्रंस का नाम नहीं लिया, मेल का नाम नहीं लिया। और स्लेवरी इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, 71%, मतलब आउट ऑफ 100 71 महिलाएं या फिर 71 बच्चियां, वो क्या है, कहीं ना कहीं मॉडर्न स्लेवरी की ग्रस्त में है। और इंडिया अकाउंट करता है 1/3 ऑफ ऑल चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। चाइल्ड ब्राइड्स मतलब जो छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं। और छोटी उम्र में शादी क्यों करवाते हैं, गांव में आपने अधिकतर देखा होगा, पैसे लेते हैं माँ बाप और उनकी शादी करवा देते हैं। और हमारे यहाँ अभी कानून तो आ रहा है कि 21 साल की उनकी जो सजा है, मतलब 21 साल की जो एज है, वो उनकी शादी की बढ़ा दी जाएगी, 18 से 21 कर दी जाएगी। बट वो क्या इफेक्ट करेगा, नहीं, वो इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट कौन करेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही इफेक्शन मिलेगा। एंड इंडिया ने जो रेटिफाई नहीं किया है 2011 का डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन एंड 2014 फोर्स्ड लेबर प्रोटोकॉल, क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया का जो वीकेस्ट रेस्पॉन्स है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन पे, विद नो नेशनल कोऑर्डिनेशन बॉडी और नेशनल एक्शन प्लान इन प्लेस। तो ये थोड़ा सा क्या है, क्रिटिसिज्म मिलता है इंडिया को। ओके, नाउ मॉडर्न, अब व्हाट इज दिस मॉडर्न स्लेवरी, तो ये क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होना, मतलब उनका सर्टेन काइंड ऑफ हरासमेंट होना, जैसे कि थ्रेट, वायलेंस, कोअर्शन, और वो अगर काम नहीं करती हैं या फिर उनको छोड़ने की धमकी मिल जाती है, डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर करके एक्सप्लॉयटेशन करना। तो पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज और लीव बिकॉज ऑफ थ्रेट। देखो, आपने देखा होगा, आपकी मदर, आपके यहाँ पे फादर, हर घर में ये वायलेंस होता है, आपने देखा होगा हर घर में, कहीं ना कहीं, हर एटलीस्ट मैं कहूँगा कि हर दूसरे घर में तो ये वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। वेयर ए मदर वर्क्स डे एंड नाइट स्टिल शी डू नॉट गेट रिकॉग्निशन, जितना एक मेल को मिलता है। तो हमारे यहाँ जो मेल सुपरस्टिशन है, तो वो हमें उसको खत्म करना है। तो आर्टिकल 23 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेकार मतलब कि फोर्स लेबर, वो बजुआ मजदूर वाला, एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। तो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स गिव सर्टेन काइंड ऑफ वेटेजेस, जो हमारी सोसाइटी को एक रिमाइंडर होता है। और रिपोर्ट का नाम क्या है, वॉक फ्री ग्लोबल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन, CHRI। ओके, नाउ अब 2014 का जो प्रोटोकॉल था फोर्स लेबर कन्वेंशन का, व्हाट वाज दैट, तो प्रोटोकॉल क्या था, फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930, जो 2014 में अडॉप्ट किया। वो क्या है, नया है, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या चाहिए, रिक्वायर चाहिए स्टेट का पार्टिसिपेशन, कि वो रिगार्डिंग प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रेमेडी, मतलब मदद पहुंचाएं, और वो कन्वेंशंस के ऑब्लिगेशंस को सप्रेस कर पाए फोर्स लेबर में। एंड इंडिया ने साइन किया इसको एंड रेटिफाई किया फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930, एंड नोटिफाई नहीं किया, मतलब इसको साइन तो कर दिया बट इसका रेटिफिकेशन अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो क्या है राइट टू स्लेवरी, या फिर हम कहेंगे मॉडर्न डे स्लेवरी। तो मॉडर्न डे स्लेवरी इस तरीके से महिलाओं और बच्चों में 71% निकलती है। वॉक फ्री एक फाउंडेशन है, ग्लोबल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन, CHRI इंटरनेशनल एनजीओ के तौर पे, और ये इन्होंने एक डेटा बताया। ठीक है, तो गो थ्रू दिस टॉपिक, और इसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर करिएगा। एंड ड्यू टू सम टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम, एक्चुअली वो मैं क्लासेस लाइव लेता हूँ तो बफरिंग हो रहा है, कोई मेरे इश्यूज आ रहे हैं, तो इश्यूज को सॉल्व करके वी विल गोइंग टू हैव लाइव क्लासेस अनइंटरप्टेड टोटली, और अनइंटरप्टेड रहता है तो फिर पढ़ाने में मजा आता है और पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक, है ना।
एंड इसके अलावा TJLIV इज माई कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट हियर, एंड तारकेश्वर जैन PSIR इज माई टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है, और जितने भी टॉपिक हैं नहीं समझ में आते हैं उसको हमें समझ के ख़त्म करना है, ठीक है। नाउ थैंक यू।